गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 10 से लेकर 13 फरवरी तक के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा हॉप मंगल मिशन निम्न में से किस देश का मिशन है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी इज राइट आंसर, यूईए। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये मुस्लिम देशों में पहली अरब कंट्री है जिसका मंगल मिशन सक्सेसफुल रहा है, और इस मंगल मिशन को जापान की कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था। ओके, और वहीं से इसे लॉन्च भी किया गया था, लेकिन पूरी फंडिंग किसकी थी? यूएई की थी। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। द अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट मून शॉट। ओके, इंपॉर्टेंट है, अरब का पहला है इसलिए। अमेरिका के मंगल मिशन का नाम क्या है? परसरवेंस रोवर। ठीक है, परसरवेंस रोवर, ये अमेरिका के मंगल मिशन का नाम है। चाइना का मंगल मिशन भी पहुंचने वाला है मंगल ग्रह पर, उससे पहले यूएई का पहुंच गया है। ओके, जुलाई में ही इनने लॉन्च किया था, जुलाई 2020 में। तो ये जो चाइना का है, इसका मंगल मिशन का नाम क्या है? तिएनवेन फर्स्ट है। ओके, और भारत के मंगल मिशन का नाम क्या था? मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मॉम कहा गया था। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में अख्तर अली का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राइट आंसर होगा टेनिस। ये टेनिस के एक महान खिलाड़ी थे और एक प्रमुख कोच भी रहे, जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों को कोच किया है। ओके, और इन्होंने डेविस कप भी जीता था। किसने? अख्तर अली ने। ठीक है, याद रखिएगा, डेविस कप का संबंध किस खेल से? टेनिस से है। ये मलेशियाई टेनिस टीम और बेल्जियम की टेनिस टीम को भी क्या कर चुके थे? कोच कर चुके थे, तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये 1966 से 63 के मध्य थे मलेशिया में कोच। ओके, इसके साथ ही इन्होंने 1966 से 1963 के मध्य में विजय अमृतराज, आनंद अमृतराज, रमेश कृष्णन, लिएंडर पेस और सोमदेव बर्मन, सानिया मिर्जा जैसे महान टेनिस खिलाड़ियों को कोच के रूप में इन्होंने उन्हें सिखाया है। ओके, अख्तर अली को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और 1955 में ये नेशनल जूनियर चैंपियन भी रहे थे। ओके, याद रखिएगा, नेशनल जूनियर चैंपियन कौन? अख्तर अली। तो ये इनकी सभी उपलब्धियां हैं। पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो टेनिस से है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस की पहचान के लिए एक यूनिक 16 यूनिकोड की घोषणा की है? ओके, एक 16 डिजिट का यूनिफाइड कोड होगा, जो किसके लिए है? किसके पहचान के लिए? तो ये होगा लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, या जमीन का रजिस्ट्रेशन। जमीन विवाद बहुत बड़े स्तर पर हैं उत्तर प्रदेश में, और इन्हें निपटाने के लिए जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वरासत अभियान भी प्रारंभ किया गया था। ओके, वरासत अभियान, और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये 16 नंबर का एक यूनिटेड डिजिट कोड रजिस्ट्रेशन प्रदान किया है। इससे पता चल सकेगा कि ये जमीन किसकी है या किसकी थी। ओके, क्योंकि जमीन विवाद की वजह से कोर्ट पर भी अनावश्यक बोझ बढ़ता है। जमीन विवाद में जमीन के अवैध कब्जे को लेकर बहुत सारे लोगों की लाइफ भी क्या होती है, इसमें चली जाती है, क्योंकि झगड़े जब होते हैं तो आप लोगों ने आए दिन देखा होगा, इस तरीके के वीडियो वायरल होते रहते हैं। तो ये एक अच्छा काम है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, लैंड होल्डिंग। ओके, और वरासत अभियान को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज गेंदबाज जिन्होंने 300 क्रिकेट लेकर देश के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, मतलब जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कितने ले लिए हैं विकेट? 300 विकेट लिए हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा ने ये 300 विकेट कितने मैचों में कंप्लीट किए? 98 मैचेस में ये 300 विकेट लेकर ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनसे पहले दो और कौन थे? तो इनसे पहले थे आपके कपिल देव ने 131 मैचेस में कितने विकेट लिए हैं? 434 विकेट लिए हैं, 434। और फिर जहीर खान ने कितने मैचेस में? तो जहीर खान ने आपके 92 मैच में कितने? 311 विकेट लिए हैं। तो ये गेंदबाजों की बात हो रही है, यहाँ फोकस कीजिएगा। ठीक है, गेंदबाज। वाकई अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत के अब टोटल 6 खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने 300 विकेट टेस्ट क्रिकेट में पार कर लिए हैं। क्लियर है? तो उनके नाम देख लेते हैं। अनिल कुंबले हैं, कपिल देव हैं,
रविंद्रन अश्विन हैं, हरभजन सिंह हैं, जहीर खान हैं और अब ईशांत शर्मा है। ओके, तो इन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल सरकार ने केरल फीड्स रेगुलर निम्न में से किस फार्मिंग के लिए लॉन्च किया है? फार्मिंग मतलब उनके पशुपालन के लिए, फार्मिंग के लिए लॉन्च किया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार के द्वारा और जो इसका मीट मार्केट है इसमें खुद को लॉन्च करते हुए ये प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। तो ये भी आप याद रखेंगे। कड़कनाथ मुर्गा ये मध्य प्रदेश के झाबुआ का है, इन्हें जीआई टैग भी मिल चुका है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एक सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो सामरिक जहाज वाहन प्रणाली की खरीद के लिए किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये समझौता किया गया है। ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस होगी। ओके, इस कम्युनिकेशन डिवाइस के आधार पर SDR टेक मतलब सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल को बनाया जाएगा और ये सरकारी कंपनी है BEL। इसकी लागत कितनी आएगी? तो इसकी लागत आएगी लगभग 1000 करोड़ रुपए का। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए। किसके लिए किया? रक्षा मंत्रालय के द्वारा इंडियन नेवी के लिए। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। इससे क्या होगा? शिप टू शिप, जैसे एक शिप से दूसरे शिप पर, शिप टू शोर मतलब जो जलीय क्षेत्र है वहां पर, और शिप टू टायर, ठीक है, वॉइस को क्या किया जाएगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली पहुंचाया जा सकेगा। क्लियर है? तो ये आप याद रखेंगे। किसके साथ किया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा BEL के साथ ये समझौता किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किसने पहाड़ी राज्यों में अपनी परियोजनाओं में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर होगा NTPC। अभी हम लोगों ने देखा था NTPC का जो तपोवन में क्या था? पावर प्लांट था, ठीक है, जो नवनिर्मित बन रहा था वो पूरी तरीके से क्या हुआ? ध्वस्त हो गया, ठीक है, नदी में जो बाढ़ आई अचानक उसकी वजह से। तो इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, लगभग 100 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं और 30 से अधिक लोगों की इसमें क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। तो NTPC ने ये निर्णय लिया है इस घटनाक्रम के बाद कि NTPC अपनी जितनी भी परियोजना है वहां पर क्या एस्टेब्लिश करेगा? प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को एस्टेब्लिश करेगा, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम। ओके, चमोली अलकनंदा में जो धौलीगंगा में पानी का बहाव बढ़ा था उस समय, उसके कारण ये डिसीजन लिया गया है, जिससे तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या हुआ? जो अलकनंदा नदी पर था। ये भी याद रखो, ये भी पूछा जा सकता है कि तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर था? तो ये अलकनंदा नदी पर था, जो पूरी तरीके से क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे NTPC। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का 51वां टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर होगा मेघामलाई श्री विलीपुथुर। ओके, ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में, और तमिलनाडु का ये 5वां टाइगर रिजर्व होगा। तमिलनाडु का कौन सा है? 5वां, और देश का कौन सा है? 51वां टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर समझ लीजिए, जब कोई राज्य सरकार किसी अभ्यारण्य को, किसी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित करती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, इसके लिए केंद्र सरकार और जो आपका टाइगर रिजर्व प्राधिकरण है उसके द्वारा इसकी मंजूरी मिलना जरूरी होता है। ओके, याद रखिएगा। अभी चर्चा में था बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर देश की पहली हॉट एयर बलून सर्विस प्रारंभ हुई है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पहली बार टाइगर सफारी प्रारंभ की गई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार जीता था, इसका उद्देश्य था, इन्होंने बाघों की जो संख्या थी उसे अपने लक्ष्य से पहले ही क्या कर लिया था? दुगना कर लिया था। ये उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा। और मेघामलाई विथुथुराई ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता? तो राइट आंसर होगा रॉबर्ट इरविन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ये क्या है? फोटोग्राफर हैं रॉबर्ट इरविन, और इन्होंने जीता है 2020-21 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। ये जो बुश फायर है, इनकी इस फोटो का नाम क्या है? इन्होंने ड्रोन की सहायता से ये फोटो ली थी जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में 2020 में जो आग लगी थी, और इस नाम दिया गया था इसे बुश फायर। ओके, इसी बुश फायर जो
पिक्स थी, ये फोटो थी, इसे मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे। बुश फायर, सर्गेई गोर्शकोव, ये रूस के हैं और फोटोग्राफर, इन्हें 2020 का मिला था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, डॉक्टर कैरोलिना अरूजा, इन्हें 2020 के रामानुजन गणितज्ञ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कैरोलिना अरूजा को। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रवि गायकवाड़, तो ये इन्हें नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है रॉबर्ट इरविन ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का इन्हें पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 फरवरी को। कब मनाते हैं? 10 फरवरी को। इसका उद्देश्य है यूएनओ के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर प्रोटीन की जो आवश्यकता है उसे दालों के माध्यम से पूरा करना, क्योंकि जो गरीब देश हैं वहाँ पर कुपोषण की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और कुपोषण को दूर करने का सबसे अच्छा माध्यम है दालें। ओके, थीम क्या रही 10 फरवरी जो हमने विश्व दलहन या वर्ल्ड पल्स डे मनाया, तो इसकी थीम रही न्यूट्रिशन सीड्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। न्यूट्रिशन सीड्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये पहली बार कब मनाया गया था ये दिवस? तो पहली बार 2019 में मनाया गया था। पहली बार 2019 में मनाया गया था। और कौन है हमारा जो कृषि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाओ का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो ये रोम इटली में मिलेगा। ओके, कहाँ मिलेगा? रोम इटली में मिलेगा। और यूएनओ का जो आपको टारगेट याद रखना है, ठीक है, क्या है? 2030 तक जीरो हंगर, 2030 तक जीरो हंगर का लक्ष्य रखा है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से कब विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है? तो विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है 11 फरवरी को। कब मनाया गया? ये 11 फरवरी को मनाया गया है। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? ये यूनानी चिकित्सा पद्धति है उसको प्रति लोगों को जागरूक करना, और जो हकीम अजलम खान थे यूनानी विद्वान और समाज सुधारक, उन्हीं की याद में ये दिवस 2017 से मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन इंटरनेशनल वुमेन एंड गर्ल इन साइंस दिवस मनाया गया? तो ये वुमेन एंड गर्ल इन साइंस दिवस जो है ये मनाया गया है कब? 11 फरवरी को। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य महिलाओं को साइंस के क्षेत्र में आगे लेकर आना। ठीक है, इसमें जो गर्ल्स एंड वुमेन ये है डे, इसमें क्या रहा, इसकी थीम क्या रही? ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। थीम क्या रही इसकी? तो थीम रही इसकी वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। क्या रही? वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट एट द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ओके, पहली बार कब मनाया गया था इंटरनेशनल वुमेन एंड गर्ल इन साइंस? तो ये पहली बार मनाया गया था 2015 में, और 2021 में इसका 6वां संस्करण सेलिब्रेट किया गया है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, यहाँ हम देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी 4 फरवरी को मनाया गया। 8 फरवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, जो फरवरी की दूसरा जो मंडे पड़ता है उसको मनाया जाता है। और पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की जयंती भी 8 फरवरी को मनाई गई। 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया और बाबा आमटे की पुण्यतिथि भी मनाई गई। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस भी मनाया गया, नेशनल डिवॉर्मिंग डे। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस मनाया गया। 12 फरवरी को मनाया गया विश्व यूनानी दिवस। ओके, विश्व यूनानी दिवस। ठीक है, ये भी आप याद, 11 फरवरी को मनाया था, ये 12 हो गया है। ओके, 11 फरवरी। यहाँ से 6 फरवरी को हमने एक इम्पॉर्टेंट जो डे मनाया था वो था इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल मल्टीनेशन। ओके, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एक प्रमुख बायो एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है?
तो ये जो सम्मेलन था कौन सा, बायो एशिया 2020, इसका आयोजन किया गया था तेलंगाना सरकार के द्वारा। किसने किया था, तेलंगाना सरकार ने किया था। ये एक वैश्विक शिखर सम्मेलन था जो जीव विज्ञान पर विशेष फोकस करता है। किस पर, जीव विज्ञान पर, ओके, बायो साइंस पर विशेष फोकस करता है। इसकी थीम क्या रही थी, तो थीम रही इस सम्मेलन की थीम रही मूव्ड द नॉर्ड टुडे फॉर टुमारो, ओके। और यहाँ तो फिर आप इसकी थीम ये भी पढ़ सकते हो, टुडे फॉर टुमारो, ओके। मेन थीम यही थी, टुडे फॉर टुमारो। ये इसका 17th एडिशन था, 17वां एडिशन। कब से कब तक आयोजित हुआ, 17 से 19 फरवरी तक ये हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक, 17 से 19 फरवरी तक हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। और इसमें पार्टनर कंट्रीज कौन सी है हैदराबाद स्टेट की, तो पार्टनर कंट्री जो रहेगी वो है स्विट्जरलैंड। कौन है पार्टनर कंट्री, स्विट्जरलैंड है। और पार्टनर स्टेट कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, असम, केरल, ओडिशा, गुजरात, इसमें पार्टनर स्टेट हैं ये चारों, ओके। तेलंगाना में आयोजित होगा बायो एशिया 2020, थीम है टुडे फॉर टुमारो, ओके, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना को मैप में, तो राजधानी क्या है, हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। गठन हुआ था इसका आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष 2020 को घोषित किया था। रैतु वेदी योजना भी तेलंगाना सरकार ने लॉन्च की थी, ठीक है। देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम हैदराबाद में प्रारंभ हुआ है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला जूलॉजिकल गार्डन है। शहरी स्थानीय निकायों को सुधारों को लागू करने वाला तेलंगाना देश का तीसरा राज्य बना है। पहले 2 राज्य कौन कौन से, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। बंदरों के संरक्षण के लिए पहला संरक्षण पुनर्वास केंद्र दक्षिण भारत में तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। लंच बॉक्स योजना गर्भवती महिलाओं, गरीब महिलाओं के लिए प्रारंभ की गई थी। जंगल पार्क कोंडेगोरा तेलंगाना में स्थापित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य, पहला राज्य था दिल्ली, दूसरा राज्य था गुजरात और तीसरा बना तेलंगाना। किसको, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को लागू करने वाला। भूमि संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल को लॉन्च किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे नरसिम्हन रेड्डी, जिनका 2020 में निधन हो गया। पहले थे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको कोई भी नया इवेंट हुआ है, नया करंट अफेयर्स का पॉइंट है जो आपके लिए जानना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अननेसेसरी मटेरियल यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जाता। पूरा का पूरा आपके काम का होता है, वो फिर चाहे स्टैटिक्स जीके का हो या फिर आपके करंट का हो। तो आप इसे देखना बिल्कुल ना भूलें, इसलिए फटाफट से जाके चैनल को ज्वाइन कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा वी विल श्योरली सस्टेन नामक पुस्तक लिखी गई है, तो राइट आंसर होगा अभिजीता गुप्ता। अब आपको अभिजीता गुप्ता फिर से याद आ रहे होंगे, हमने सितंबर अक्टूबर 2020 में इनके बारे में पढ़ा था। भाई ये मात्र 7 वर्ष की हैं और 2nd क्लास में पढ़ती हैं, ठीक है। ये हैं विश्व की सबसे छोटी लेखिका, ओके। अभिजीता गुप्ता कहाँ से हैं, गुजरात राज्य से हैं और इन्होंने हाल ही में अपनी बुक लॉन्च की है वी विल श्योरली सस्टेन्ड, ओके। हम जरूर क्या कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे। तो इनकी बुक को आप याद रखेंगे। क्लियर है, किसकी, अभिजीता गुप्ता की। कार्तिकेय लड्ढा और श्री अय्यर की बुक आई थी हु रेड माई लस्ट पेंटेड, ठीक है, हु पेंटेड माई लस्ट रेड। ये बुक का नाम मैं हमेशा गड़बड़ बोलती हूँ, उसके लिए सॉरी, फिर से बोल रही हूँ इसे, हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ओके, याद रखिएगा। कार्तिक लड्ढा की बुक का नाम क्या है, लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया, लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया, ओके। विश्व रूप राय चौधरी की बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, ओके। तो ये आप याद रखेंगे। इनकी एक और बुक आई थी, किसकी, अभिजीता गुप्ता की, उस बुक का नाम था हैप्पीनेस ऑल अराउंड, ठीक है, नवंबर 2020 में, हैप्पीनेस ऑल अराउंड। क्लियर है, तो ये आप याद रखेंगे अभिजीता गुप्ता का नाम। नेक्स्ट है,
हाल ही में फरवरी 2021 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज किसे बनाया गया है या किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा मनसा वाराणसी। मनसा वाराणसी को चुना गया है फेमिना मिस इंडिया 2020 का प्रमुख। ओके, और ये किस राज्य से हैं? तो ये है मनसा वाराणसी तेलंगाना से। कहाँ से हैं ये? तेलंगाना से हैं। ओके, तो इन्हें आप याद रखेंगे, तेलंगाना से हैं। और जो VLCC के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, टॉप 3 जो है, तो टॉप 3 में आप देखिए यहाँ पर कौन कौन सी है। मनीषा शिवकांड ये दूसरी नंबर 1 रनअप रही हैं और तीसरी रनर अप रही थी मान्या सिंह। ओके, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। जो है आपकी मानसा वाराणसी, ये किस राज्य से हैं? तेलंगाना से हैं। ओके, और जो मनिका शिवकोंडे हैं, ये कहाँ से हैं? तो ये हरियाणा से हैं। ठीक है, कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं। और इन्हें ग्रैंड इंडिया फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया के खिताब से सम्मानित किया गया है। ग्रैंड इंडिया और फेमिना मिस इंडिया का ये कौन सा संस्करण था? तो ये 57वां संस्करण था। कौन सा था? 57वां। तो आपको यहाँ से याद रखना है मनसा वाराणसी का, क्योंकि जो अब वो होगी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, उसमें ये भारत की तरफ से भाग लेंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में विश्व के सबसे पुराने पशु डिकिंसोनिया का एकमात्र जीवाश्म खोजा गया है? ठीक है, तो ये जीवाश्म खोजा गया है मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। यूनेस्को विरासत सूची में शामिल भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की एक क्या है? प्रमुख क्षेत्र है, एक स्थल है, और यहीं पर खोजा गया है ये डिकेंसिया के जीवाश्म। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है ये, रायसेन जिले में। और ये भारत में अब तक खोजा गया सबसे बड़ा क्या है? जीवाश्म है। ठीक है, कितना है ये? 57 करोड़ साल पुराना है। 57 करोड़ साल पुराना जीवाश्म है, जिसे पहली बार डिकिंसोनिया भारत में मिला है। ठीक है, किस में रिसर्च में शामिल हुआ है? तो ये गोंडवाना रिसर्च पेपर में शामिल किया गया है। ठीक है, ये इंटरनेशनल पत्रिका है और इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जो डिकिंसोनिया आप जीवाश्म बार बार सुन रहे हैं, ये जो डिकिंसोनिया पशु है, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पाए गए थे। ओके, डिकिंसोनिया टीनियस उसका नाम मिलता है। तो उसके अवशेष मिले हैं कहाँ पर? भारत में। और ये पहला केस है कि भारत में 57 करोड़ वर्ष पुराने किसी जीव के अवशेष मिले हैं। तो याद रखिएगा, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन में, और इसे 2003 में यूनेस्को के स्थल के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश में 3 साइट्स हैं जो यूनेस्को में शामिल हुई। पहले आपका खजुराहो है, खजुराहो, इसे शामिल किया गया था 1986 में। ओके, फिर है सांची के स्तूप, तो सांची के स्तूप को शामिल किया गया था 1989 में। और तीसरा है भीमबेटका, इसे शामिल किया गया था 2003 में। तो ये याद रखें मध्य प्रदेश के स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो राजधानी ये रही इसकी भोपाल। मुख्यमंत्री चौथी बार बने शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। ओके, इंदिरा सागर बांध ये मध्य प्रदेश में मिलेगा, नर्मदा नदी पर। कालिदास राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और तानसेन राष्ट्रीय सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो 2020 में किसे दिया गया? पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। सरोद वादक है पंडित सतीश व्यास। ओके, सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य भी देश में मध्य प्रदेश ही है। राजा भोज एयरपोर्ट ये भोपाल में है। और एक ये क्या बन गया है? कार्गो एयरवेज बन गया। कार्गो एयरवेज किन्हें बोला जाता है? उन एयरपोर्ट को बोला जाता है जो सामान को, जो मालवाहक भी होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान लाया ले जाया जाता है। ओके, खजुराहो के मंदिर छतरपुर में है। ओके, छतरपुर जिले में। पंख अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बालिकाओं के लिए प्रारंभ किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट खंडवा जिले के ओमकारेश्वर जलाशय पर 600 मेगावाट की क्षमता के साथ बनाया जा रहा है। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये सांची में बना है। लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। एक जिला एक शिल्प योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी देने वाला दूसरा राज्य, इससे पहले यूपी लेकर आ गया था ये विधेयक। पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया। 13 फरवरी से 15 फरवरी 2021 के मध्य मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के मांडू में किया जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हॉट एयर बलून सफारी प्रारंभ की गई है। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी प्रारंभ की गई है। तो ये इतने पॉइंट हैं करंट अफेयर्स के, याद रखना। ये मध्य प्रदेश के ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश के जो अपकमिंग एग्जाम है उनमें पूछा जा सकता है।
देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में बना है। किसान कल्याण योजना प्रारंभ की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। गंदगी भारत छोड़ो अभियान प्रारंभ किया किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। छतरपुर पुलिस द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान प्रारंभ किया गया। बैतूल पुलिस द्वारा आसपास योजना आत्महत्या के केस को कम करने के लिए प्रारंभ की गई। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर रहा प्रथम स्थान पर लगातार चौथी बार। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम इंदौर में बना है। रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान प्रारंभ किया गया। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना प्रारंभ की गई। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना प्रारंभ की गई। किल कोरोना अभियान प्रारंभ किया गया और शहरी पथ व्यवसाय योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। तो ये इतने पॉइंट आप मध्य प्रदेश से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक बनने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई? तो विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। राइट आंसर होगा ओकोना इवेला। ठीक है, ओकोना इवेला ये बन गई हैं विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला। ठीक है, जो पद संभालेंगी, ये पहली महिला भी हैं और पहली अफ्रीकी भी बनेंगी जो इस पद पर पहुंचेंगी। किस देश से हैं ये? तो ये नाइजीरिया से हैं। ओके, कहाँ से? नाइजीरिया से हैं। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? तो अबूजा है। क्या है नाइजीरिया की कैपिटल? अबूजा है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो करेंसी है यहाँ की नायरा। क्या है करेंसी? नायरा है। ठीक है, तो ये नाइजीरिया से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी, याद रखिएगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसमें मेंबर कितने हैं टोटल? तो याद रखना 164 इसके टोटल मेंबर हैं। ओके, भूलिएगा मत, ये आ जाता है कभी कभी कि किस ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं। जेनेट येलन ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। गीता गोपीनाथ ये IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, IMF में। ओके, और अंशुला कांत ये वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर हैं। ओके, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में सरोजिनी नायडू की जयंती कब मनाई गई? तो आज मतलब 13 फरवरी 2021 को इनकी जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को हुआ था। ओके, 13 फरवरी 1879 को। ओके, तो इन्हें आप याद रखेंगे और इनकी जयंती आज ही है। और इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है भारत कोकिला या नाइट एंगल ऑफ इंडिया। ओके, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पहली महिला थी जो क्या बनी थी? देश में राज्यपाल बनी थी। ठीक है, कहाँ पर बनी थी? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, 1947 से 49 के बीच में। तब उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो इसे बोला जाता था यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध। ओके, 1925 में सरोजिनी नायडू जी के द्वारा भारतीय जो कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस की क्या मिली थी? ने अध्यक्षता मिली थी 1925 में। तो ये भी आप याद रखेंगे भाई, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो ये बनी थी 1925 में। और इन्होंने 1917 में एक इंडियन वुमेन एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। ठीक है, वुमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने? सरोजिनी नायडू ने। तो इन्हें आप याद रखेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और आज ही के दिन 13 फरवरी को एक और डे मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड रेडियो डे। ठीक है, रेडियो जो हमारे कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम था टीवी के और सोशल मीडिया के आने से पहले, तो ये इसको याद किया जाता है आज 13 फरवरी को। तो ये भी आप याद रखेंगे, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा फर्स्ट इंडिया टॉय फेयर कब आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ये आयोजित किया जाएगा 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 को। ये ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। ओके, क्या होगा? ऑनलाइन। देखिए भाई, भारत में जो टॉय इंडस्ट्रीज है इतने डेवलप होने के चांसेस, बहुत सारी संभावनाएं, अपार संभावनाएं, लेकिन हमारा जो मार्केट है वो टोटली किस पर डिपेंड है? चाइना से। आज आप मार्केट जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ चाइना के टॉयज हैं, जिसमें किसकी? लेड की मात्रा बड़ी संख्या में पाई जाती है। और इसलिए यूरोपीय यूनियन
यूनियन, अमेरिका, ठीक है, यूरोपीय कंट्रीज के बहुत सारे देशों ने क्या करके रखा है, चाइनीज जो खिलौने हैं इन पर प्रतिबंध लगा के रखा है। और भारत सरकार भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही अब स्वयं का टॉय फेयर कर रही है, लॉन्च की कर रही है। और देश का सबसे बड़ा टॉय संग्रहालय कहाँ बनेगा, तो ये गुजरात में बनेगा। ओके, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसका निर्माण कर्नाटक में किया जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसके लिए हाल ही में क्या की गई है, एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये वेबसाइट इसी फेयर के अकॉर्डिंग लॉन्च की गई है। किस किस के द्वारा, तो जो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मंत्री हैं पीयूष गोयल के द्वारा, और महिला बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मत भूलिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 की थीम क्या रही। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह, ये पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कौन मनाता है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मनाया जाता है। और इसकी थीम रही क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। तो इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में क्या है, वित्तीय साक्षरता है, उन्हें जागरूक करना वित्तीय लिटरेसी के प्रति। कब से कब तक मनाया जाता है, तो ये 8 से लेके 12 फरवरी तक मनाया जाता है आरबीआई के द्वारा। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे। वेटलैंड एंड वाटर्स, ये 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम थी। वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ये गर्ल वुमेन इन साइंस डे की थीम थी जो 11 फरवरी को मनाया गया है। ओके, तो ये सभी थीम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नहीं याद रखेंगे। अब हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में तुर्की ने अपने अगले 10 सालों के अंतरिक्ष कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसमें चंद्र मिशन, मंगल मिशन, ठीक है, और अलग अलग उपग्रहों की सारी टाइमलाइन तुर्की के द्वारा डिसाइड की गई। तुर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा है, और मुद्रा क्या है, तुर्किश लीरा। तो तुर्की की मुद्रा को याद रखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि तुर्की की मुद्रा क्या है, तो लीरा है। ओके, याद रखेंगे। और यहाँ के जो पीएम है वो कौन है, रेसेप तैयब एर्दोगान। ओक्ला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स 2020 में देश का स्थान कौन सा था, तो भारत का स्थान इंटरनेट स्पीड में 129 था, ठीक है। और टॉप पर कौन रहा था, कतर रहा था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विमान वाहक पोत आईएनएस विराट के विघटन पर रोक लगा दी है। ओके, और इसे संग्रहालय में तब्दील करने की एक अपील दायर की गई थी। इसलिए एसबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया, तो 7% रहने का अनुमान लगाया है एसबीआई ने। कब, वित्तीय वर्ष 2021 के लिए। देश का पहला इम्प्यूटी क्लिनिक ये चंडीगढ़ में प्रारंभ हुआ है। मेघालय को भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए विशेष राज्य का सर्वश्रेष्ठ चुनावी पुरस्कार दिया गया है 2020 में। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की 8 फरवरी 2021 को जयंती मनाई गई है। ओके, जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था और यह देश के तीसरे राष्ट्रपति बने। यह जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक भी रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जाकिर हुसैन सह संस्थापक 1962 से 1967 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। इन्हें भारत रत्न 1963 में दिया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखना। हाल ही में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एडवांस रिसर्च स्थापित करने के लिए डीआरडीओ ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने, डीआरडीओ ने। किसके साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ। किसके लिए, तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च के लिए। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है। कब, 9 फरवरी 2021 को। याद रखिएगा, पहली बार झंडा लगाया गया, राष्ट्रीय झंडा भारतीय सेना के द्वारा गुलमर्ग में। बाबा आमटे को मॉडर्न डे गांधी ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको, बाबा आमटे को। ओके, इनकी जयंती मनाई गई है अभी 9 फरवरी को, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। बाबा आमटे को पद्म भूषण, ओके, रेमन मैगसेसे अवार्ड, गांधी शांति पुरस्कार, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत द्वारा अफगानिस्तान में सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता किया गया। यह बांध काबुल में, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्वच्छ जल आपूर्ति को सुनिश्चित करना है फ्यूचर के लिए। तो इसका उद्देश्य है स्वच्छ जल आपूर्ति, ठीक है। भारत ने इससे पहले अफगानिस्तान में सलमा बांध बनाया था। अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण किया। ये मेजर प्रोजेक्ट हैं और इसी जैसे 400 प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में भारत पूरे कर चुका है। ओके, हाल ही में न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ
तो क्या कर दिया, अपने संबंधों को निलंबित करने की घोषणा कर दी, क्योंकि न्यूजीलैंड में क्या हो गया, म्यांमार में क्या हो गया, सैन्य तख्तापलट हो गया, इसलिए न्यूजीलैंड ने इससे संबंध खत्म कर लिए। हाल ही में आंध्र प्रदेश के साथ सीमा विवाद के संबंधों को ओडिशा सरकार ने उच्चतम न्यायालय में ले जाने का निर्णय लिया है। ठीक है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मध्य चल रहा है सीमा विवाद। इसी तरीके से महाराष्ट्र और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में भी क्या चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जनरल के.एस. थिमैया को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया, कर्नाटक में किया। जनरल के.एस. थिमैया 1957 से 61 में देश के चीफ ऑफ स्टाफ थे। ओके, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रंग विदूषक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रंग विदूषक, ये रचना पूछी ही जाएगी आपसे एग्जाम में। रंग विदूषक के संस्थापक रहे बंसी कोल, ये रंगकर्मी थे, का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2019 में। ओके, याद रखना। हाल ही में देश का 12वां राज्य बन गया है राजस्थान, जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रणाली को लागू किया। इसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान देखा गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हुए प्रवासियों को खाने की दिक्कत आई, तो अब क्या हो गया, वन नेशन वन राशन कार्ड की मध्य प्रदेश का अगर कोई श्रमिक है और वो राजस्थान में काम करता है तो उसको क्या मिल जाएगा, मध्य प्रदेश के राशन कार्ड पर भी उससे राशन राजस्थान में मिल सकेगा। तो राजस्थान बना है 12वां राज्य। तो इससे पहले कौन कौन से राज्य हैं, तो आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा, इन राज्यों में ये लागू है। हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण का निर्णय लिया गया। ओडिशा क्षेत्रफल में देश का 8वां बड़ा राज्य। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास कौन सा, ट्रोपेक्स 21 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय आपकी स्थल सेना, तीनों ही इसमें शामिल हो रहा है। और इसके साथ ही कौन, भारतीय तट रक्षा बल भी इसमें शामिल हो रहा है। और इसका उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में शांति का निर्माण करना। ठीक है, और इस ट्रोपेक्स जो युद्ध अभ्यास है, इसका प्रारंभ कब से हुआ, 2005 से इसका प्रारंभ हुआ है, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक महीने में अपना सबसे अच्छा माल ढुलाई का रिकॉर्ड दर्ज किया। यह माल ढुलाई 119.79 मैट्रिक टन का रिकॉर्ड था जनवरी 2021 में। तो याद रखिए, कौन है रेल मंत्री, पीयूष गोयल हैं। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, सुनीत शर्मा है। दक्षिण कोरिया विश्व के सबसे बड़े ऑफशोर विंड फार्म का निर्माण करने जा रहा है, जिसकी क्षमता 8.2 गीगावाट होगी तथा लागत $43 बिलियन आएगी। दक्षिण कोरिया का टारगेट 2050 तक क्या करना है, दक्षिण कोरिया को कार्बन न्यूट्रल देश बनाना है, और इसीलिए ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाएगा। कर्नाटक में गो हत्या विरोधी विधेयक पारित किया गया है। इसके तहत 7 वर्ष की सजा होगी अवैध रूप से गायों की हत्या करने पर, और जेल भी हो सकती है। ठीक है, और 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना होगा। कर्नाटक सरकार ने ये विधेयक पारित कर दिया है। हाल ही में मेघालय की राज्य पुलिस ने ई चालान के लिए एसबीआई के साथ समझौता किया है, ताकि एसबीआई के माध्यम से ई चालान को क्या किया जा सके, सुचारू रूप से बनाए रखा जा सके। किसने किया, मेघालय पुलिस ने। हाल ही में प्राइवेट कंपनियों के द्वारा निर्मित देश का सबसे बड़ा सीएनजी ट्रैक्टर नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखना, किसने लॉन्च किया, नितिन गडकरी ने। कौन है ये, हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं एमएसएमई मंत्री हैं। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में, ठीक है, या 5 सालों में देश में कितनी एमएसएमई ने स्वयं को रजिस्टर करवाया, तो इनकी संख्या है 1,02,32,468 एमएसएमई ने स्वयं को पंजीकृत करवाया है। क्योंकि सरकार क्या करती है, एमएसएमई को बड़े स्तर पर फंड प्रोवाइड करती है, इनको सहायता देती है, इसलिए ये जो संख्या है ये अचानक से इनकी बढ़ी है। ओके, हाल ही में गूगल मैप्स को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए क्या है, आप लोगों ने देखा देश में एक ट्रेंड चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत को सरकार के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सभी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। तो इसी तरीके से जैसे ट्विटर का जो ऑप्शन क्या आया है, कू ऐप आया है, ठीक है, उसी तरीके से मतलब गूगल को प्रतिस्पर्धी, गूगल की क्या है, मोनोपोली स्थापित है गूगल मैप्स से। ठीक है, जितना भी आपके फोन में क्या होगा, कहीं पर भी आपको जाना है तो आपको गूगल मैप्स की जरूरत पड़ती है, मतलब आप निर्भर हो गूगल मैप्स पे, आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में गूगल मैप का उपयोग किया होगा। तो इसी मोनोपोली, इसी खुद का एक वो होने की वजह से, एकाधिकार होने की वजह से इसरो ने,
ठीक है। इसरो और मैप माई इंडिया एक कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, गूगल मैप्स को प्रतिस्पर्धा देने के लिए एक भारतीय मैप तैयार करने की घोषणा की है। पहले से भी कुछ ऐप्स अवेलेबल हैं, लेकिन जिस तरीके से गूगल मैप्स की उपयोगिता है, गूगल मैप्स में जिस तरीके का इनका कलेक्शन होता है, डाटा होता है, उसी तरीके से बनाया जाएगा इसरो के द्वारा। तो ये है आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का एक और कदम, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के 10वीं वार्षिक कन्वेंशन कम एग्जीबिशन को गुजरात में पर्यटन मंत्रालय और ADTOI, यही एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ओके, याद रखना 10वीं बैठक है ये। हाल ही में रॉटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में तमिल फिल्म कोंझांगल, इसका हिंदी में क्या बोलेंगे, कोंझांगल को कंकड़ को टाइगर पुरस्कार जीता है। इसे टाइगर पुरस्कार ये से कितना मिला है, इसमें 40,000 यूरो का पुरस्कार मिला है। तमिल फिल्म है, याद रखना। राइटिंग विथ फेयर डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने सांडांस पीपल चॉइस अवार्ड 2021 जीता था। हाल ही में जारी ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 में देश के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूशंस में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को कौन सी रैंक मिली है, इसको मिली है वर्ल्ड लेवल पर अगर देखेंगे 23वीं रैंक मिली है, लेकिन भारत में ये क्या रहा है, नंबर 1 रहा है। फिर इसके बाद IIM बेंगलुरु, इसको 35वीं रैंक मिली है ऑल ओवर वर्ल्ड में। IIM कोलकाता को 44 और IIM अहमदाबाद को 48 मिली है। और अगर देश की बात करेंगे तो पहले नंबर पर है बिजनेस स्कूल, दूसरे नंबर पर बेंगलुरु, तीसरे नंबर पर IIM कोलकाता, चौथे पर IIM अहमदाबाद। ओके, इस लिस्ट में टॉप पर कौन रहा, तो फ्रांस का इंस्टीट्यूशंस रहा है इनसीड टॉप पर, दूसरे स्थान पर लंदन बिजनेस ऑफ स्कूल और तीसरे स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रहा है। इस लिस्ट को किसने जारी किया था, तो फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा ये जारी की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में मैनुअल स्केवेंजर, ठीक है, जो मेला ढोते हैं लोग, वो मैनुअल स्केवेंजर ढोने वालों की संख्या कितनी बताई गई है, 66,692 बताई गई है, जो मानव मल को हाथों से साफ करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ये कौन रहा है इसमें टॉप पर, तो राज्य स्तर पर टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 37,389 जो लोग हैं उन्हें क्या बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो थावरचंद गहलोत हैं। कौन है, थावरचंद गहलोत। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो नाले नालियां इनकी सफाई करते हुए लगभग 340 लोगों की मृत्यु भी हुई है वर्ष 2020 में। ओके, तो ये भी आप सोचने वाली बात है कि मानव मल को इस तरीके से लोगों को इस असम्मानजनक कार्य में आज भी लगा होना एक मजबूरी है उनकी। ओके, हालांकि सरकार इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है, देखते हैं सुधार होंगे। हाल ही में ज्ञान या नॉलेज मिशन नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अमेरिका फिर से संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में शामिल होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की 2006 में। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। अध्यक्ष कौन है, नजहात समीम है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत रहा इसमें चौथे स्थान पर। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी ब्लू शिफ्ट के द्वारा विश्व का पहला बायोफ्यूल व्हीकल लॉन्च किया गया, स्टारडस्ट 1.0। ओके, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका प्रथम और भारत चौथे स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार 2020 इंडेक्स में अमेरिका प्रथम और भारत 40वें स्थान पर रहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, याद रखना। पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका फिर से शामिल होगा। आर्सेलर मित्तल के नए CEO कौन बनेंगे, तो लक्ष्मी मित्तल के जो बेटे हैं वही बनेंगे आदित्य मित्तल। तो ये भी आप याद रखेंगे। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड नामक पुस्तक को संगीत पॉल चौधरी ने लिखा है। अयोध्या नामक बुक के लेखक माधव भंडारी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं ये। अमेजिंग अयोध्या की लेखक नीना रॉय हैं। राइट अंडर अवर नोज बुक के लेखक R गिरिधरन हैं। राष्ट्रीय बागवानी मेले 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। इंडिगो ने जितेंद्र चोपड़ा को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। हाल ही में नेपाल ने भारत को पारगमन यातायात सुविधा प्रदान कर दी है। जम्मू कश्मीर में पहली बार जन सुनवाई कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, पहली बार हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के अंतर्गत नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन बनेंगी? सुजेन क्लार्क होंगी। पहली हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा 10 से लेके 13 जनवरी तक का अभी तक का करंट अफेयर्स। ओके, और 14 जनवरी से आपकी वीडियो रेगुलर होंगी। और मैं आप लोगों से एक सुझाव चाहती हूँ, क्या हम रेगुलर वीडियो की जगह वीकली वीडियो लाएं? वो आपको अगर ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।